हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो शाम के बज चुके हैं 6। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम के 6 बजे हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेशन, जो हम करते हैं आप सभी के साथ मिलकर के यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का प्रैक्टिस सेशन। ये जो सेट पेपर हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी के साथ 250 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। आज हमारा सेट नंबर 19 नंबर का सेट नंबर है, यानी कि 18 टेस्ट पेपर हम आप सभी को कर चुके हैं। और 18 पंजी 90, इसका मतलब हो गया कि मैंने आपको 900 क्वेश्चन इस सीरीज के थ्रू आप तक दे दिए। आपने 900 क्वेश्चन में कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये आप पर आपके आप अपना एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने अपनी तैयारी में कहाँ पर कमी चल रही है और कितना आपको सीखना है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी से आपको क्या है, यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट घोषित होते हुए मिल जाएगी। और हमको लगता है कि जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के शुरू वीक में आप सबकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। तो आप सभी को अब क्या करना है कि आपने आपने जितना भी पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए, हम आप सभी के लिए टेस्ट लेकर आए हैं 90 नंबर का, जो सामान्य अध्ययन का होगा। जो विगत वर्षों में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, वो ही क्या है इन सभी में शामिल किए गए हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 50 क्वेश्चन जो मैं आप सभी के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट में मैं इनको खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो आपका भी उद्देश्य क्वेश्चन और आंसर पर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख लीजिएगा और ABCD करके 4 ऑप्शन बना लीजिएगा। जोन सा भी ऑप्शन जिस क्वेश्चन का सही हो वहां पर टिक मारते चलना। लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिएगा, आप सबकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि ऐसे कौन से विचारक थे जो क्या है, विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। प्लूटो और मिल, अरस्तु और हेगेल, मिल और मैरी, बोल स्टोन क्राफ्ट, या प्लूटो और मैरी बोल स्टोन क्राफ्ट। तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी पहले क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको 20 सेकंड दूंगी, उसके बाद मैं आप सभी को क्वेश्चन का आंसर लगाने का मैं बताऊंगी कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, 20 सेकंड हो चुकी है पूरी। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। इस हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि अरस्तु और हेगेल कौन थे। ये विचारक ऐसे थे जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे कि योगाचार दर्शन संबंधित है जैन धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, क्या बौद्ध धर्म से। जो योगाचार दर्शन है वो किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी करेंगे सही जवाब। तो आप सभी के पास है 20 सेकेंड। तो आप सभी का तो सही क्वेश्चन आ रहा होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। जो बौद्ध धर्म है वो योगाचार दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब। आशा है कि अभी तक आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार, यानी कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं एक व्यक्ति के। जब वो गर्भ में आता है और मृत्यु तक जाता है तो उसके पूरे जीवन प्रक्रिया में 16 संस्कारों से उसे गुजरना होता है। तो ऐसा कौन सा संस्कार है जो शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाता है। ऑप्शन है विद्या आरंभ, वेदारंभ, समापवर्तन, या आगा सीमानोत्तरायण। तो जल्दी से बताइएगा कि शिक्षा की समाप्ति के बाद दिया जाने वाला संस्कार कौन सा होता है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो आप सभी ने अपना कौन सा आंसर लगा लिया होगा। जो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। समापवर्तन जो होता है शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार है ऑप्शन नंबर के सी। और हिंदू मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति के जन्म गर्भ धारण से लेकर के उसकी मृत्यु तक क्या है, 16 संस्कार से उसको गुजरना होता है। ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार है, शिशुनाग है, अजातशत्रु है, कि बिंदुसार है। तो मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सभी देंगे सटीक उत्तर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आप सभी ने सही उत्तर लगाया होगा, आशा है कि सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बनेगा बिंबिसार। इसको क्या है, श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि काक वर्ण के नाम से किसको जाना जाता था, तो आप बताएंगे अजातशत्रु को जाना जाता था। लेकिन श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सत्य सहस्त्रिका सूत्र की रचना किसने की थी? सत्य सहस्त्रिका सूत्र की रचना किसने की थी? अश्वमेध ने की थी, नागार्जुन ने की थी, भास ने की थी, क्या पतंजलि ने की थी? तो सत्य सहस्त्रिका सूत्र की रचना या स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही जवाब क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, नागार्जुन के द्वारा क्या है सत्य सहस्त्रिका सूत्र की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा क्या है सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया गया था। दोनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप आंसर नागार्जुन लगाइए, और नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध भिक्षु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाओं को शुरू किया था? यानी कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने शासन काल के दौरान सिजदा और पाबोस की जैसी प्रथाओं को शुरू किया था? इल्तुतमिश होगा, बलबन होगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा, या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी का सही उत्तर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन को करने की 20 सेकंड ही मैंने आपको दी है, क्योंकि हमको क्या है 50 क्वेश्चन 50 मिनट में सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आप सभी का सही उत्तर होगा, आशा है कि सभी ने बलवन में लगाया होगा, ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यह क्वेश्चन मैं आपको पिछली इसी सेट टेस्ट सीरीज में जो हमारा पिछले सेशन हो चुके हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि बलवन के द्वारा कौन कौन से काम किए गए थे और उसने क्या क्या किया था, और लोहा और रक्त की नीति को अपनाने वाला भी शासक कौन था? बलवन ही था। और नवरोज उत्सव शुरू करने वाला भी कौन था? बलवन ही था। तो ये सभी आपको फैक्ट याद होने चाहिए बलवन से। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मेरी आशा है कि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे मेरे साथ जब से हमने यह मतलब चैनल को शुरू किया है और बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा को इतने नंबर आए उसके कि उसकी माइंड से ये ना शंका रहे कि हाँ क्या मैं कट ऑफ पार कर पाऊंगा क्या नहीं। जब वो पेपर दे के आए तो चिल करे कि मेरा नंबर तो कोई काट नहीं सकता, ऐसी मुझे आशा है। और इसमें अपने जो आपको एक ऑथेंटिक बुक से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यकीन मानेगा आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना, हिंदी भाषा को प्रचारित करना, या स्थानीय शासन की व्यवस्था करना? तो जो आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था उसका एम क्या था वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर करके बताइएगा। 20 सेकंड आप सभी के पास है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर ना ही एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आप सभी ने सही आंसर लगाया होगा, आशा है कि सभी ने भी ऑप्शन को टिक किया होगा। विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना ही स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि विदेशी वस्तुओं को जब जलाया जा रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या बर्बरता का नाम दिया था। तो ये भी याद रखना, कभी कभी स्टेटमेंट के थ्रू एग्जामिनर आपसे पूछ लेता और काफी बार इसको पूछा भी जा चुका। तो आप बताना रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं का जो तिरस्कार किया जा रहा था उसको क्या बर्बरता कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? यानी कि 1857 की जब क्रांति की गई थी उस समय भारत में जो ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम था इन मेमोरियल। तो वह पेंटिंग किसने बनाई थी? जॉन आप बताएंगे टेनी अल ने बनाई थी, थॉमस जॉन बर्कन ने बनाई थी, फेलिस बीटो ने बनाई थी, जोसेफ जोसेफ नो एल पेटन ने बनाई थी? तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि यह क्वेश्चन एकदम यूनिक है, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। लेकिन जितने बच्चे आज हमारे साथ सेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी इस क्वेश्चन का आंसर जान जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टूडेंट हमारा जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, जोसेफ नोलन पैटर्न के द्वारा क्या है इन मेमोरियल की एक पेंटिंग बनाई गई थी जो क्या ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया रिपीट, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे कि जो मच्छी बार का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? इसको हम मच्छी मार का युद्ध भी बोल सकते हैं। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है जनवरी 1543 में, मई 1545 में, मई 1555 में, क्या मई 1556 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा कि मच्छी मार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप सभी का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर के सी, मच्छी मार का युद्ध जो है मई 1555 में लड़ा गया था।
ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा। और आशा है कि अभी तक आपके 8+ मार्क्स चल रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी। यानी कि आप बताएंगे जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी तो किन किन के मध्य की गई थी। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड बारेन हेस्टिंग, सुजाउद्दौला और लॉर्ड किलाइव। जहाँ हम बताएंगे सिराजुद्दौला व किलाइव के शाह आलम द्वितीय व किलाइव। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो की गई थी वो बताना है कि किस वर्ष हुई थी। स्टूडेंट आप याद रखना कि आर ओ के एग्जाम में बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आया था और बहुत सारे टीचरों ने वह सवाल पढ़ाया ही नहीं था। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए इलाहाबाद की एक संधि नहीं हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। लेकिन हर एक टीचर पढ़ाता है कि इलाहाबाद की संधि सिर्फ क्या है 1665 में ही की गई थी। लेकिन आप सॉरी 1765 में ही की गई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। तो आप याद रखना कि 1765 में 2 बार की गई थी। अगर आपसे कथन कारक में पूछ ले कि क्या इलाहाबाद की संधि 2 बार की गई थी, तो आपको याद रखना कि हाँ इलाहाबाद की संधि 1765 में ही कितनी बार की गई थी, 2 बार की गई थी। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आर ओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइमन कमीशन है वो भारत में कितनी बार आया था। तो सबको पता था कि सब टीचर वालों ने सब जितने भी यूट्यूब वाले देख लो या ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर को देख लो, सबने बताया था कि साइमन कमीशन सिर्फ भारत में कितनी बार आया है, एक बार आया है। बना था कब 1927 में, अब भारत पहुंचा था 1928 में। लेकिन वह भारत में 2 बार आया था। तो यह क्वेश्चन जब आया था तो सबके क्या है कान खड़े हो गए थे, ना ही किसी को आंसर हो ही नहीं पाया था। तो ये आपको याद रखना है। तो जल्दी से बताएंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किस किन के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के लिए आपके पास है 20 सेकंड। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। तो आप सभी का सही जवाब बनेगा शाह आलम द्वितीय और हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने पर, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को शुरू होने पर, या भारत छोड़ो मतलब कांग्रेस अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी देंगे आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर क्या है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस भी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। मैसूर था, अवध था, हैदराबाद था कि सिंधिया था। तो जल्दी से बताएंगे जो सहायक संधि थी, सहायक संधि आपको पता होना चाहिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। और यह भी एक तरह की क्या थी राज्य हड़प नीति की ही मतलब समथिंग समथिंग ये संधि थी। तो आप बताएंगे कि सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा राज्य कौन था। मैसूर था, अवध था, हैदराबाद था, क्या सिंधिया था। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब बनेगा। तो आप बताएंगे मैसूर रियासत क्यों थी। ये ऑप्शन नंबर के सही हो जाएगी ए, ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। देखिए स्टूडेंट सहायक संधि को स्वीकार करने वाले बहुत सारे राज्य थे। कभी कभी क्या है इनके क्रम से पूछ लेता है कि किस किस क्रम में क्या है सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, हम तो आपसे भी सीधे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, अगर आप चाहें तो टाइम दे सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा हम तो आपसे भी सीधे हैं। तो आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है। देखिए यहाँ से हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। मैं से बनेगा मैसूर, मैसूर रियासत सहायक संधि को स्वीकार करने वाली दूसरी रियासत थी। ता से बनेगा तंजौर, तंजौर जो था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य था। ऐसे बनेगा आप बताएंगे अवध रियासत जो थी यह सहायक संधि को स्वीकार करने वाली चौथी रियासत थी। पैसे बनेगा पेशवा, पेशवा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पांचवें शासक थे। अब से बनेगा सिंधिया जो थे ये क्या हो जाएंगे छठे थे। और भी से हो जाएगा भी से भी एक रियासत बनती है, थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप हो रही है। लेकिन आपको 4 से 5 तो ये पता होना चाहिए कि सहायक संधि को क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे तब आप बता सकते हैं कि हम तो आपसे भी सीधे हैं, इससे आप सारे राज्य निकाल सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। आशा है कि आप सभी को यह चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी से कमेंट जरूर छोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 पर कि नवल केलर जो उत्सव होता है यह किस राज्य में बनाया जाता है। यानी कि नव कलेवर जो उत्सव होता है ये फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। आप बताएंगे असम से है, पश्चिम बंगाल से है, सिक्किम से है कि ओडिशा से है। तो नव कलेवर
उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे सही ऑप्शन क्या है, फिर आपको बताया जाएगा कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही जवाब बनेगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट, आशा है कि अभी तक आपके 10 से 12 के बीच में तो आपके सही क्वेश्चन चल रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन करना है। आपको बताना है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको आप जावा बोलते हैं, उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे जेम्स ग्लोसिलिंग के द्वारा, जाप हर्ट सेन के द्वारा, चार्ल्स सिमोलिन के द्वारा, के पॉल एलन एलन के द्वारा। तो जो आपकी कंप्यूटर में आप जावा लैंग्वेज पढ़ते होंगे, इसको आप क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, जेम्स ग्लोसिलिंग के द्वारा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार भी किया गया था। ऑप्शन नंबर के सही हो जाएगा। और ये सवाल है आपको कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे कि बाड़ा लाचाला दर्रा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वहाँ बताएंगे जो बाड़ा लाचाला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है कि हिमाचल प्रदेश में है? तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी का सही जवाब आता हुआ तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में क्या है बाड़ा लाचला दर्रा है। ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है हिमाचल प्रदेश से, जो शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ से क्या है सतलज नदी क्या है प्रवेश करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे डरबन है, केप टाउन है, ब्लूम फाउंटेन है या प्रिटोरिया है? तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणतम देश है जिसको आप दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हैं, उसकी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? डरबन है, केप टाउन है, ब्लूम फाउंटेन है, क्या आप बताएंगे प्रिटोरिया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सभी करेंगे राइट जवाब, तो जल्दी से कीजिएगा, उसके बाद आपको सही उत्तर बताया जाएगा। तो आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा प्रिटोरिया क्या है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। तो आप कहेंगे देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। एक तो आपको मिलेगी केप टाउन, एक मिलेगी प्रिटोरिया और एक मिलेगी आपको ब्लूम फाउंटेन। तो कभी कभी पूछता है प्रशासनिक राजधानी तो हो जाएगी प्रिटोरिया, अगर आपसे पूछेगा न्यायिक राजधानी तो हो जाएगी केप टाउन, और जिसकी विधायिक राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी ब्लूम फाउंटेन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो पैसे बनेगा प्रशासनिक और पैसे बनेगा प्रिटोरिया। अधिकतर यही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन आपको याद रखना है कि 3 राजधानी कौन कौन से शहर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखना। आगे चलते हैं। जो आपको पता होगा एक उमियम झील है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कि उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है या नागालैंड में है? तो उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी को करना है सही जवाब। तो आप बताएंगे मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है या नागालैंड में है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी को सही उत्तर करके बताना है। तो उमियम झील आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आप बताएंगे मेघालय में मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर के बी आप सभी का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि आपका सही जवाब क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन आप सभी को एक साथ आपकी स्लाइड पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है आप अपने क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो कीड़ानाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? यानी कि आपको बताना है जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग के द्वारा जो धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों में जो पीड़ा, जो आपको पता होता है पीड़ा जो नाशक होते हैं ना तेल और उनके विलायकों द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं, अगर हमको उसका उपचार करना पड़े, उस उपचार में अपनाई गई प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? सुपोषण कहेंगे, नाइट्रीकरण कहेंगे, अमोनीकरण कहेंगे, क्या जैविक उपचार कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ये क्वेश्चन में चुन्नी सा भी दिमाग लगाया है ना, तो फटाफट से आपका सही उत्तर आएगा कि इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा क्या कहेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपने जैव उपचारीकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर के
डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजनीकरण वहाँ पर होता है जब जिन पौधे को राइबोसोम क्या करता है, नाइट्रोजन पौधों को प्रदान करता है। सुपोषण होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पोषण की कोई बात नहीं हो रही। अमोनीकरण तो यहाँ पर किया नहीं जा सकता। तो जैव का क्या हो जाएगा, जैव उपचार होगा। ऑप्शन नंबर के डी सीधा सा सवाल का जवाब था। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होता हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है। आपको पता होगा कि रबड़ और जो सिनकोना है वो किस प्रकार की वनस्पति है, यानी कि किस प्रकार के वनों में यह पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति, या उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वनस्पति, या अर्ध सदाबहार वनस्पति। तो रबड़ और सिनकोना जो ये वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आप सही जवाब करेंगे। आपके पास ओनली 20 सेकंड है हर सवाल को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का स्टूडेंट जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं। यहाँ पर आपको रबड़ और सिनकोना के वृक्ष भी मिल जाएंगे। रबड़ को आपको पता होगा, रबड़ हमारे लिए बहुत प्रकार से उपयोगी है, लेकिन सिनकोना का वृक्ष जो मलेरिया की दवाई बनाने की इसमें कुनैन की गोली बनाई जाती है, ये आपको क्या है उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वनस्पति से मिलती है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन सिनकोना हमको किससे मिलेगी, या सिनकोना की जो छाल होती है जिसको आप बार्क बोलते हैं उससे यह बनाई जाती है। स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सूक्ष्म पर्णपाती वन क्या है हमारे भारत में, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो जल्दी से चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप है, मुंबई है, कांडला है, कोचीन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, जो ज्वारीय बंदरगाह है वो कौन सा, जो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट सही जवाब होता हुआ। अगर आपको पता होगा अभी भी कंटेंट के एक आता है कि कंटेनर के माध्यम से, यानी कि सबसे ज्यादा आयात निर्यात करने वाला जो बंदरगाह था वो कांडला को पछाड़ते हुए सबसे पहला बंदरगाह नंबर 1 पर कौन बन गया है, पारादीप बंदरगाह बन गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप बताना कांडला बंदरगाह को निर्यात के उद्देश्य से पीछे करते हुए सबसे पहला जो बंदरगाह बना है वो पारादीप बंदरगाह बना है। लेकिन कहने का मतलब है कि पारादीप बंदरगाह निर्यात के मामले में नंबर 1 पर है और कांडला नंबर 2 पर है, लेकिन ज्वारीय बंदरगाह का जो उदाहरण है वो है कांडला बंदरगाह। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर कि एलबुर्ज जो पर्वत है वो श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है। आप बताएंगे जो एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी है वह किस देश में स्थित है। तुर्की में है, रूस में है, इटली में है कि ईरान में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सभी करेंगे सही जवाब कि एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, तो आप बताएंगे ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसे जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है। देखिए पीट्सबर्ग का मतलब होता है कि वहां पर आपको क्या मिलेंगे, जल्दी से बताएंगे कि जापान का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, जल्दी से बताएंगे। पीट्सबर्ग का मतलब होता है कि जहां पर आपको क्या है, मतलब ये नहीं होते, मतलब वहां पर क्या है आपको ये ऑटोमोबाइल जैसी कंपनी के क्या सामान मिलते हैं वहां पर। तो नगोया होगा, ओसाका होगा, क्योटो होगा क्या, या बाटा होगा। तो जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही जवाब बनेगा। आप बताएंगे याबाटा को क्या है, जापान का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा। और जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे जो अशोका है ओसाका, इसको क्या है आप जापान का मैनचेस्टर भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर कि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है, यानी कि आप फरस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है वो आपको बताना है। मैगलन की जल संधि जोड़ेगी, बेरिंग जल संधि जोड़ेगी, मलक्का जल संधि जोड़ेगी कि हारमूज जल संधि जोड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट जो आप सभी का सवाल बनेगा, आप बताएंगे फरस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि को आप क्या कहते हैं, हारमूज जल संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं ये आपको 4 देश मिलेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा देश नहीं आता है। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, क्या आयरलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, आयरलैंड क्या है स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो कौन कौन आते हैं, तो नॉर्वे भी आता है, स्वीडन भी आता है, डेनमार्क भी आता है, एक होता है फिलिस्पीन, यहाँ पर आपको जिसको फिलिस्पीन भी बोल देते हैं, जिसकी राजधानी आपको मिल जाएगी
क्या? यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको चारों के चारों स्कैंडिनेवियन देश भी बताए थे और साथ में उनकी राजधानी बताई थी। और आपको ये कहाँ पर मिलेंगे, तो आप बताएंगे कि यूरोप के सबसे पूर्व उत्तर में मिलेंगे ये देश, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब है। चलिए बढ़ें क्वेश्चन नंबर 26 पर। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, सभी तरह के रंग को वह अवशोषित कर लेती है, सभी सफेद रंग को परावर्तित करती है, कि सभी जो सफेद रंग होते हैं उसको क्या है, अवशोषित कर लेती है। कोई भी वस्तु हमको सफेद कब दिखाई देती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सभी करेंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर के ये क्या करती है कि सभी जो तरह के रंग होते हैं उनको क्या परावर्तित कर देती है। अगर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन यही पूछता कि कोई भी वस्तु हमको काली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि काली वस्तु हमको इसलिए दिखाई देती है कि वो क्या है, सारे प्रकाश के जो जितने भी रंग के प्रकाश होते हैं उसको सबको अवशोषित कर लेती है, इसलिए वस्तु काली दिखाई देती है। और सफेद इसलिए दिखाई देती है कि सफेद तरीके के रंग को क्या है, परावर्तित कर देती है। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे आपको आंसर करके आना है। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम से जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, या सघन से सघन माध्यम में जाता है, कि विरल से विरल माध्यम में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना संभव होती है, जिसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यह तब संभव होती है जब प्रकाश क्या करता है, आप बताएंगे जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह बढ़ जाएगी, घट जाएगी, पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी, या अपरिवर्तित रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो हमारा सही जवाब होगा, दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जब ही जवाब होगा अपरिवर्तित रहती है, कहने का मतलब है कि दाब के बढ़ने या घटने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29, कि यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, 16 गुना होगा, कि 32 गुना होगा। तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, आपको इसे मिलेगा PRL/A²। इससे आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, तो मतलब उत्तर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो आप बताएंगे 16 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज तार होना चाहिए, यानी कि फ्यूज तार की प्रवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध, या उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। तो फ्यूज तार होना चाहिए किस प्रकार का, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बनेगा निम्न गलनांक व उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर के। क्योंकि फ्यूज तार का प्रयोग हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं उनको क्षति न पहुंचे, इसलिए हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूज तार का निम्न गलनांक होगा, अगर बिजली घटे बढ़ेगी तो क्या है, तुरंत वो टूट जाएगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही निम्न होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध इसके अंदर उच्च होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु गैस है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसमें उसका सिंबल सिर्फ एक ही होता है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, या हाइड्रोजन है। एकल परमाणु या गैस कौन सी होगी, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे, जो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से मिलेगा। देखिए हाइड्रोजन को आप ओनली H लिखते हैं, नाइट्रोजन को आप क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं, फ्लोरीन को आप Cl लिखते हैं, और आर्गन को AR लिखते हैं, Cl2। तो ये आपको पता होगा हाइड्रोजन को ओनली H लिखा जाता है, इसलिए क्या है, जो हाइड्रोजन है वो एकल परमाणु गैस है, ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, चैडविक ने की थी, युकावा ने की थी, कि एंडरसन ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर के डी एंडरसन के द्वारा की गई थी, ये है हमारा सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है, कि रेयान निम्नलिखित में से निर्मित होता है किससे। जो रेयान होता है ये एक फाइबर होता है, यानी कि बहुलक होता है। तो यह किस से निर्मित बनता है, एथिलीन से बनेगा, प्रोपेलीन से बनेगा, सेलुलोज से बनेगा, कि प्रोटीन से बनेगा। तो रेयान किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, किससे निर्मित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बनेगा सेलुलोज से बनता है, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कि निम्न निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड को, सिल्वर ऑक्साइड को, सिल्वर क्लोराइड को, कि सिल्वर नाइट्रेट को। तो हॉर्न सिल्वर को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 34 का सभी से करके बताएंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो सिल्वर क्लोराइड होती है उसको आप क्या है, हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं,
ऑप्शन नंबर के सी, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का, या आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो किस अम्ल का प्रयोग जो पेट्रोल होता है उसकी शुद्धिकरण में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा? तो आप बताएंगे जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसका प्रयोग क्या है? पेट्रोल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर आता है 36 की मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? ट्रेकिया के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, या बी वैसी दोनों। तो जो मेंढक होता है जिसको आप फ्रॉग बोलते हैं, वह श्वसन किससे करता है? 36 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यह अगर रहेगा अगर यह रहेगा थल पे तो फेफड़ों का प्रयोग करेगा, जब यह रहेगा जल में तो ये त्वचा से क्या है, अपनी त्वचा से क्या करता है, सांस लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने है कि किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है? यानी कि ऐसे कौन से जंतु होते हैं जो कि खुद से ही उत्पन्न हो जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा बोलेंगे, एनालिडा बोलेंगे, क्या सिलेट्रेंटा बोलेंगे? जल्दी से बताइएगा कि किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब बनेगा इकाइनोडर्मेटा। ऐसे संघ के जंतु होते हैं जो क्या है खुद से ही उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कि पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर के ए इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि टेकोफोरोल फेरोल जो होता है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के? तो टोकेफोरेल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब बनेगा विटामिन ई का हो जाएगा। और विटामिन ई को आप ब्यूटी हार्मोन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन परिषद 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 39 का सही जवाब क्या होगा? तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा क्या है, जिसको आप तो इसके द्वारा क्या है, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मंडल का गठन करने का अधिनियम दिया गया था। तो इस पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, J.K. कृपलानी, सरदार पटेल, क्या जवाहरलाल नेहरू? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बनेगा JP कृपलानी क्या थे? ये मूल अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता कि जो एक समिति थी उप अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे हसीश हरीश चंद्र मुखर्जी, जिसको आप HC मुखर्जी भी कह देते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के भी JP कृपलानी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो UNO की जो परिषद काउंसिल होती है उसके स्थायी अस्थायी सदस्य देश हैं? 5 है, 15 है, 8 है, या 10 है? तो आप बताएंगे जो UNO की जो काउंसिल परिषद होती है उसमें ऐसे जो अस्थायी सदस्य होते हैं अनपरमानेंट नॉन परमानेंट सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बनेगा 10 होती है, ऑप्शन नंबर के सी। और परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5। ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, मूल अधिकार को, के उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब बनेगा भारत संविधान की जो प्रेम्बल होती है उसको भारत संविधान की क्या है, आत्मा कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसको कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 के अनुच्छेद 30? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बनेगा आर्टिकल 29 के द्वारा क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लोकसभा का अध्यक्ष? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब बनेगा राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का जो जिक्र है हमारे भाग किसमें मिलेगा, 12 में मिलेगा। और आर्टिकल मिलेगा 280, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है?
उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, सामान्य दाब पर, क्या उच्च व निम्न दोनों दाब पर। तो जो आपको ठोस आपको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता होगा, इसको क्या है सूक्ष्म ड्राई आइस भी बोला जाता है, ये आपको पता होगा। तो यह किस दाब पर आपको संग्रहित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बनेगा सामान्य दाब पर यह संग्रहित की जाती है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितने परसेंट होती है। 27%, 37%, 46% या 57%। तो यूरिया की जो मात्रा होती है जो कृषि में प्रयुक्त की जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, उसमें हो जाएगी 46% मात्रा हो जाती है। स्टूडेंट, अगर आप किसान परिवार से संबंधित हैं तो आपके पापा जब खेत में यूरिया डालने जाते होंगे तो आप देखा जो यूरिया कट्टा होता है उस पर क्या है, जिसमें मतलब यूरिया पैक हो गया आता है उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो मैंने तो कई बार देखा है, अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। फर्न है, मनी प्लांट है, लाइकेन है, क्या अमरबेल है। तो हम बताएंगे कि वायु प्रदूषण का जो जैविक सूचक है वो हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से, क्या कैल्शियम फॉस्फेट से। जो दंत लवक होता है वो कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के द्वारा क्या है दंत लवक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आज की हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है कि से बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। यानी कि आपको पता होगा जो ठंडे जो घड़ा होता है उसका जो ठंडा रहता है बाष्पीकरण के द्वारा। तो ऐसा क्या होता है, द्रव के अणुओं गुण के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, क्या द्रव के कण ऊर्जा को मुक्त करने के कारण, क्या तापमान में वृद्धि के कारण। तो आपको ये तो पता होगा कि बाष्पीकरण के द्वारा क्या है घड़े का जल ठंडा रहता है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के द्रव के गुण के कारण क्या है बाष्पीकरण की जो है शीतलता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। जोल डाल्टन ने, ब्रूस ई वेस्टन ने, थ्योडोर एल ब्राउनी ने, क्या प्रफुल्ल चंद्र राय ने। तो किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। 48 का सही जवाब बनेगा ब्रूस ई वेस्टन के द्वारा क्या है ध्रुवों की विभाज्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब। चलेंगे आज की लास्ट स्लाइड पर। आपके सामने 49 और 50 क्वेश्चन आप के सामने है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, क्या अवतल एवं समतल लेंस। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था जिसमें एक तो होता है दूर दृष्टि दोष, तो आपको क्या याद करना है शब्द कम, तो लेंस में भी शब्द कम होंगे और शब्द अधिक होंगे तो लेंस भी बड़ा वाला होगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा। MgCl4, MgCl, MgCl2, क्या Mg2Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा MgCl2। ये होंगे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। तो आपने टॉप 50 क्वेश्चन में से कितना सही किया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट पहुंच गया होगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको बताया भी जाए और मैंने आपको क्या है मिनिमम आपका 35 मिनट आपसे मांगी थी, तो मैंने आपका कंटेंट क्या है अप्रोक्सीमेट 38 सेकंड में पूरा कर दिया है। तो कैसा लगा आपको कंटेंट, क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादातर आपको सवाल जितने करा दिए जाए तो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी और हाँ कहाँ पर आपकी वीकनेस है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। जहाँ पर आपको वीकनेस लगती हो उसी टॉपिक को खोलना है, उसी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। तो आज का टेस्ट हमारा कंप्लीट होता हुआ कितना आपने सीखा, कितना गलत किया, आप सभी के सामने एक रिजल्ट है, उसी के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बने रहना हमारे यूट्यूब परिवार के साथ। मैं आप सभी की दोस्त मिलूंगी आपसे अगले इसी सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा से हो रही है, पानी पीते रहिएगा, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखना है, साथ साथ में अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी है। तो अगर आप चाहें तो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।